वेलकम टू द एजुकेशन फरारी क्लासेस। आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके इस साल के जो दिसंबर में एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें काम आएगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट लाइफ प्रोसेस में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो पहली चीज दी गई है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैसे मान सकते हैं, हम ये कैसे जानेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो वो क्या क्राइटेरिया है। तो जैसे हम अपने अराउंड किसी काऊ को देख रहे हैं, गोट को देख रहे हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो हम उसके मूवमेंट को कहेंगे कि उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से वो लिविंग कहला सकता है। लेकिन जब वो सो जाता है तो फिर हम कैसे कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सोने पे वो लिविंग नहीं रहा, वो नॉन लिविंग हो गया रहे, तो वो लिविंग ही गया। तो फिर वो कैसे हम कहेंगे कि वो लिविंग है? तो उसका जो ब्रीदिंग मूवमेंट होता है उसको हम देख के कह सकते हैं कि वो लिविंग है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ब्रीदिंग मूवमेंट दिखता नहीं है, तो उनको कैसे कहेंगे? जैसे प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स में हम ऐसा कह सकते हैं कि उनकी पत्तियां ग्रीन है, और हमें लंबे टाइम से ये पता है कि जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमें ये पता है कि प्लांट्स भी लिविंग हैं। पर क्राइटेरिया क्या है, कैसे पता चला हमें कि प्लांट्स लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? तो उसका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ये वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट का क्या मतलब होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपने आप को लिविंग रखने के लिए मॉलिक्यूल्स को उसके बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करना होता है, तभी वो लिविंग स्टेट को मेंटेन करके रख सकता है। अगर उसमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टॉप हो गया, सीज हो गया, तो फिर उसका जो लिविंग स्टेट है वो नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब एक स्टेबल स्टेट रीच हो जाएगा, और वो लिविंग स्टेट नहीं है। लिविंग स्टेट एक नॉन स्टेबल स्टेट है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट कराने के लिए, ठीक है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे ताकि वो अपना लिविंग स्टेट मेंटेन करके रख सके। तो इस एनर्जी के लिए हमें बाहर से कुछ मटेरियल्स को लेना होगा। तो वो बाहर से जो मटेरियल हम लेते हैं वो क्या है? फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उस प्रोसेस को हमने कहा न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस से हम बाहर से फूड को अपने अंदर लेते हैं और उसे अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हमने डाइजेशन कह दिया, ठीक है। तो एनर्जी फॉर मेंटेनेंस एंड रॉ मटेरियल्स। एनर्जी फॉर मेंटेनेंस आप बचपन से पढ़ते आए हो, मतलब एनर्जी गिविंग फूड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग अप द बॉडी प्रोटीन्स होता है, और वाइटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी अदर मिनरल्स हो गए जैसे कि आयरन, कैल्शियम हो गया, वो सब रॉ मटेरियल्स के अंदर आएगा। फिर जो हमने फूड खाया, अब हम उसको सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर चुके हैं, अब हमको उससे एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करवाना है, तो हम उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को यूज करते हैं, और उस प्रोसेस को हमने रेस्पिरेशन कहा है, जिससे कि हम उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं बर्न करके। आप किसी भी सब्सटेंस को जब बर्न करते हो तो उस टाइम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बर्न करने के लिए। आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक कैंडल को अगर आप किसी ग्लास से कवर कर देते हो, किसी ग्लास टम्बलर से या फिर कोई भी बेल जार से कवर कर देते हो, तो वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, वो बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है? क्योंकि उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मतलब उसका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो खत्म हो जाता है। उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और बर्न होने पे ही एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी जो कैंडल रिलीज करता है वो लाइट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है, फूड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और उससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है, जिस एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये प्रोसेस को मैंने कहा क्या? रेस्पिरेशन। अब इतने सारे प्रोसेस हो गए, कुछ वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में। ये सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज थे
जो कि बॉडी के अंदर हो रहे थे, और उसके रिजल्ट में कुछ बाय प्रोडक्ट्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए जो कि नॉट ओनली यूजलेस थे बट हार्मफुल भी थे। उनका कोई यूज तो नहीं था पर वो बॉडी को हार्म पहुंचा रहे थे। जैसे कि अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक मटेरियल होता है जो कि बॉडी में रह के बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो फिर वो क्या होता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में क्या होता है, अमोनिया को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। उस प्रोसेस को हमने कहा एक्सक्रीशन। ठीक है, तो पहला जो लाइफ प्रोसेस है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब फूड को लेना और उसको सिंपल फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेना अपने बॉडी में। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वर्ड से पता चल रहा है, ऑटो मतलब सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो सेल्फ मतलब वो खुद फूड को बना रहा है, वो खुद फूड का सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, जिनमें कि आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स के पास होता है द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल, जिसकी की वजह से वो अपना फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकता है। तो वैसे मैकेनिज्म सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, जबकि एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेटेरो वर्ड से पता चल रहा है कि किसी वो दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पता चल रहा है दूसरे पे कौन डिपेंड करते हैं, एनिमल्स। एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड कर सकते हैं या फिर वो किसी दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। अगर वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं तो हमने उसे कहा हर्बीवोर, जो कि पौधे खाते हैं, घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं या फिर कोई और प्रोडक्ट्स प्लांट्स के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। और कार्निवोर्स उन्हें कहा जो कि अदर एनिमल्स पे मीट खाते हैं, एग खाते हैं। एग मतलब दूसरे एनिमल्स पे अपने डाइट सप्लीमेंट के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं, अपने डाइट के लिए वो डिपेंडेंट होते हैं, तो उन्हें हमने कहा दिया कार्निवोर। तो अभी हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्लांट्स किस मैकेनिज्म से अपना खाना बना रहा है। तो वो जो प्रोसेस है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड का जो नीड है वो फुलफिल कर रहा है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें दिखा क्या रहा है कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रहा है, एनवायरमेंट में एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, उसको वो स्टोमाटा के थ्रू, मतलब लीव्स में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको कि हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट अपनी अंदर ले रहा है और पानी जड़ों के थ्रू, रूट्स के थ्रू वो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और पानी ले लिया। ये हो गए क्या, ये हो गए रॉ मटेरियल्स। अब ये रॉ मटेरियल से वो ग्लूकोज बनाता है जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। तो उसने ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन इवॉल्व किया। तभी हम बोलते हैं ना कि हमको अपने अराउंड ढेर सारे पेड़ लगाने चाहिए, ट्रीज प्लांट करने चाहिए। जब ट्रीज बहुत सारे होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट प्योर होगा। प्योर होगा मतलब ऑक्सीजन रिलीज करता है ना पेड़, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। ऑक्सीजन का जो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा अपने एनवायरनमेंट में, फिर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूटिलाइज कर रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग दिख रही है हम लोगों को अपने अराउंड, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये मेन गैस है जो कि अहम रोल प्ले करता है ग्लोबल वार्मिंग में। ये काफी अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ पे पड़ती हैं, सन रेज से जो रेडिएशंस आती हैं, जो कि अर्थ की सरफेस को वार्म अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंफ्रारेड रेडिएशंस, उसको ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसको भी ये यूटिलाइज करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रीज की वजह से कम हो रहे हैं। तो हमारे अराउंड जो ग्लोबल वार्मिंग था वो भी घट रहा है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाता है और दूसरा की सबसे इम्पोर्टेंट गैस जो है, जो कि हमारे लाइफ को बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी रिलीज करता है। तो ये है फोटोसिंथेसिस, इसलिए ट्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वाटर भी रिलीज होता है।
मतलब 12 वाटर रिक्वायर्ड था, जिसमें कि 6 वाटर हमें वापस मिल गया। तो इन टोटल हमें 6 नेट बोले अगर तो 6 वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि 6 तो वापस आ गया। पर ये रिएक्शन 6 CO2 प्लस 12 H2O गिव C6H12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल और सनलाइट, मतलब ये रिएक्शन क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस का जो रोल है वो दिखाया है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आई यू विल लाइक इट। इसमें फर्स्ट प्रोसेस में देखो आप, यहाँ पे एक पत्ती है, पत्तियां जहाँ मेन वो साइट है जहाँ की फोटोसिंथेसिस अकर हो रहा होता है। यहाँ पे ये मैंने सन दिखाया है, सन से एनर्जी आ रही है, लाइट आ रहा है, और ये पत्तियों में इस लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, पत्तियों में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन। ये लाइट आई, पत्तियों ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब किया। अभी मैंने इसको यहाँ पे जूम आउट करके दिखाया है। इस एरिया को जब आप माइक्रोस्कोप से देखोगे पत्ती को, तो आपको दिखेगा यहाँ पे ग्रीन ग्रीन डॉट्स, मेरे पास ग्रीन मार्कर नहीं था, ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। वो क्या होता है, वो क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसमें कि क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ग्रीन, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट भी कैसा दिखता है, ग्रीन। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या रोल होता है, इसी पिगमेंट की वजह से ये लाइट एब्जॉर्ब करता है। अब क्या वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है, नहीं, वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को एमिट करता है, जिसकी वजह से हमें ये ग्रीन दिखाई देता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो कलर एमिट कर रहा होगा, हमें वो सब्सटेंस उसी कलर का दिखाई दे रहा होगा। अगर कोई सब्सटेंस व्हाइट दिखाई दे रहा है, मतलब वो सारे कलर को एमिट कर रहा है, और 7 कलर्स को एमिट करने की वजह, मतलब वो सारे कलर्स को एमिट कर रहा है, इसका मतलब कि वो व्हाइट दिखेगा। अगर सारे कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर वो ब्लैक दिखेगा। जो कलर को कोई भी सब्सटेंस एमिट करेगा, वो सब्सटेंस उसी कलर का दिखेगा। अब ये रेड मार्कर है, मतलब ये रेड लाइट को एमिट कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह क्लोरोफिल भी जो है वो भी ग्रीन लाइट को एमिट करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, क्या समझ में आया यहाँ पे, कि जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। जो भी लाइट एनर्जी पत्तियों पे, कुछ फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स अदर देन लीफ में भी होते हैं, जैसे कि कुछ स्टेम भी ग्रीन हो जाते हैं, वो एडेप्टेशन की वजह से होता है, बट वो भी देखने को मिलता है। अगर स्टेम ग्रीन हो गए मतलब स्टेम में भी क्लोरोफिल है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो कौन करेगा, लाइट का, क्लोरोफिल करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट आया और क्लोरोफिल ने क्या कर लिया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जो लाइट एनर्जी आ गई ना प्लांट में, उसको वो कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में। कौन करेगा, ये क्लोरोप्लास्ट ही करेगा। ठीक है, तो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो एटीपी के फॉर्म में होती है। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है वो एटीपी के फॉर्म में ही तो हो रहा होता है, इसलिए हमने इसे क्या कह दिया, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, और इसके साथ ही हम जो ऑक्सीजन यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है वो भी होता है। ये सनलाइट की वजह से वाटर में स्प्लिटिंग होती है, जिसकी वजह से O2 रिलीज हो जाता है। आप देखो, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ये वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एनर्जी आई, ये ऐसे टूट गया, एनर्जी की वजह से जो लाइट एनर्जी आई उसको उसने इसे तोड़ दिया, तोड़ने की वजह से यहाँ पे H+ रिलीज हो गए, और ऑक्सीजन नेसेंट फॉर्म में रिलीज होता है। बट जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो जो 2 ऑक्सीजन होते हैं वो आपस में कंबाइन कर लेते हैं और वो क्या बनाते हैं, O2 बनाते हैं। ओके, देन द थर्ड स्टेप क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ने इसने एब्जॉर्ब की थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड इसने एब्जॉर्ब की थी एटमॉस्फेयर से, जो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर रहा था, उसका क्या काम है, यहाँ से ही तो वो कार्बन को लेता है, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे अराउंड, उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कार्बन ही तो है, सारे कार्बन है, क्योंकि किसी भी चीज को बर्न करने पे जो ऐश मिलती है वो कार्बन ही तो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ये ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। यहाँ से इसने एनर्जी
ले ली एटीपी, और इस एटीपी के हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना देगा और ये ग्लूकोज फिर स्टोर हो जाएगा स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेकिन अगर यही ग्लूकोज जो एक्सेस में हो, जो कि मतलब जितनी रिक्वायरमेंट थी वो तो फुलफिल हो गई, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी ग्लूकोज के फॉर्म में उतनी तो फुलफिल हो गई, अब एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको वो फॉर द फ्यूचर यूज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। जैसे कि आप बहुत सारे ऑर्गेन्स देख सकते हो प्लांट्स में, जैसे कि पोटैटो हो गया, तो पोटैटो में जो स्टार्च होता है वो स्टोर किया हुआ है प्लांट में, जो एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ था उसको वो स्टोर करने के लिए स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमें एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स में स्टार्च के फॉर्म में नहीं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर किया जाता है एक्सेस ग्लूकोज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो मेन पार्ट होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज अस, है ना। इसमें मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करूंगी। यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, वेरी इन डिटेल मैं उसको डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।